सद्र नेहरू साहब की रहनुमाई में आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब अपनी आंखों में संजोए हुए। तो आप जानते हैं पैगाम मियां, कराची में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। अपने कराची के कांग्रेस अध्यक्ष बड़े भाई से चमनलाल इसके गवाह। सरकार जान चुकी है कि गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अब उसका हिंदुस्तान में रहना एक जोखिम भरा फैसला होगा। अरे इसीलिए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। क्या है मुल्क की आजादी कैसी होगी इस पर तो खूब करें। लेकिन सोहराब भाई, जनाब ने तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी अलग से चिट्ठी लिखी है कि अलग तारीख में आए और हमसे मिले। मैं इसी टोकरी चाल से तुम्हें परेशान हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सदियों से इस मुल्क में साथ रहते चले आ रहे हैं। दिल और जल्लाद हुकूमतों के साए में भी कभी अलग नहीं हुए। पूरी दुनिया में हमारी मिसाल है। यही बात अंग्रेजों की आंख में कांटे की तरह चुभ रही है। और आप तो जानते हैं राम मियां, मैं खुद हिंदू भाइयों से दिली तौर से वाबस्ता हूँ। मैं जानता हूँ सोहराब भाई, कराची में आप किसी पर अकीदा करते हैं तो बस सेठ चमनलाल पर। जब भी शहर छोड़ सफर में होते हैं तो नकदी और जेवर सेठ जी के घर पर ही रख जाते हैं। ये तो हमारी मोहब्बत है राम मियां। अभी सेठ चमनलाल से मेरी रूहानी मोहब्बत है। तभी तो कराची के दंगों में सेठ चमनलाल उनके घर वालों मैंने अपने यहाँ में तब तो है हिंदुओं ने इल्जाम लगाया कि ये पैसे वाले हिंदुओं को लूटने की मुसलमानों की साजिश है। और कुछ ही पलों में राज खुल गया था कि मुसलमानों के भेष में अफगानी कबाली डाकू थे। अरे सोहराब भाई, अंग्रेज हुकूमत खुद डाकू कर रही है। इसका मतलब कबाली डाकू या बलूची डाकू या अंग्रेज डाकू। डाकू तो डाकू होते हैं सोहराब भाई। बस बेहतर होगा कि बहस सियासत और आजादी पर हो। फातिमा, सियासत पर ही बहस हो रही। वाह फातिमा, भाई गुलाबी शरबत और खाना लाजवाब बनाती है। गोया कि आप मुझे महज बावर्ची समझते हैं। क्या आपने कांग्रेस जुलूसों में मेरी तकरीरें नहीं सुनी या फिर कराची के जुलूसों में मेरी चोटी और गिरफ्तारी नहीं देखी? ओह भाई, तुम्हारी तारीफ तो भारतीय बहन भी करती है जो आजादी की इस तहरीक में आपको घर से निकाल कर ले गई। आजादी में खवातीनों का अहम किरदार है। सबसे पहले इंसानियत है। मुल्क बचेगा तभी मजहब बचेगा, वरना ना जाने कौन हुक्मरान और उसका क्या दीन हो। फातिमा बहन, यही सबसे अहम सवाल है। हालात बहुत खतरनाक है। कांग्रेस और लीग की मिठाई कमेटियों ने खुद माना है कि देश में जब और जहां दंगे हुए ज्यादातर नुकसान मुसलमानों का ही हुआ है। एहतराम भाई, यही तो अंग्रेजों की चाल है। कूट डालो, राज करो। यही सब वजह है कि हमारे खौफजदा हिंदू भाई बहन कराची से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे। रोज कोई ना कोई घर, बस्ती, दुकान बंद हो रही। हर से मुसलमानों के खानदान अपनी बड़ी बड़ी जायदादों को छोड़कर पाकिस्तान को सफर कर चुके हैं। भाईजान, इन काफिलों में आने जाने वाले लोगों की ठहरने और हिफाजत का क्या इंतजाम है? फातिमा, कराची में लीग और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस कमेटी बना दी गई। कराची में सेठ चमनलाल और मैं काम को देख रहे हैं। फ्रंटियर में सरहदी गांधी काम संभालते हैं तो मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां और मसरूल हक यहाँ दीगर सूबों तक मुस्तैद हैं। अरे हाँ सोहराब भाई, याद आया, वो मौलाना हक्कानी आपको एक खत दे गए। हाँ, ये हो फातिमा बहन, ये वो मौलाना है जिनके पास से सच कभी होकर नहीं गुजरा। कान भरने और अफवाहें फैलाने में इनका कोई जवाब नहीं। आज बात पलड़ी मैंने भी एक जिनका दीन महज बादशाहत करना, उन्हें जायज नाजायज से क्या फर्क पड़ता है? मियां, देखो जरा कौन है। के कहने से बहुत आसान से थोड़ा सा मैंने आपको पहचाना। सारा शहर आज इसकी तारीफ कर रहा है तो उसका नाम पूछ रहा है। माफ कीजिएगा, सोहराब साहब को। तुझसे कौन बहस है? भाई, मेरा नाम मौलाना हक्कानी है। मुस्लिम लीग का चंदा मैं ही वसूलता हूँ। आदाब है, देखो माफ कीजिएगा, गलती हो गई है। आइए, इतनी देर से अंदर आप यही की तारीफ हो रही है। खुशामदीद, खुशामदीद, आइए मौलाना। अब
अभी अभी आपके ही साथ में दिमाग की तारीफ हो रही थी। बहुत ढीला बेहुदा बातों से लगता है सुनिए एहतराम हो। बेशक भाई, आदमी को अपने अखलाक से ऐसे पेश होना चाहिए कि दूसरा आपसे मिलकर हमेशा याद रखे। हमें मौलाना आइए, आप तशरीफ रखिए। बताएं मौलाना, क्या पार्टी की पेशकश आपको मंजूर है? मौलाना, ये खत मैंने अच्छी तरह पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे पास ऐसी एक की वजह नहीं कि मैं कांग्रेस जो एक पार्टी नहीं वही मैं तो छोड़ दूं। भाई, ये खत वापस कर दीजिए और इन मौलाना को रुखसत दीजिए। अल्लाह की रजा और कौम की मना बहबदी के लिए आया हूं। फातिमा भी सोहराब साहब की तरक्की और अपने नए बनने वाले मुल्क एशिया की नई ताकत पाकिस्तान की तरक्की के वास्ते हाजिर हूं। उनको अपना मुझे दीनी कामों से कहां फुर्सत है। माशाअल्लाह मदरसे अंजुमन भी चलाता। जिन्ना साहब और पार्टी की दिली ख्वाहिश है कि अंग्रेजों के बाद हम हिंदुओं के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि मुगलों की तरह बादशाह चाहते हैं। मौलाना, आप घर और सियासत के साथ साथ मदरसा भी चलाते हैं, यानी कि ज़कात और फिक्र वाले मौलाना हैं। कोई अव्वल कमाई शायद नहीं है। मियां, अगर लोगों को मालूम चल जाए कि ज़कात और फिक्र वसूलना कितना बड़ा कार्य सवाब का काम है, तो लोगों में माल हो जाएगी। बेशक, मगर हर इंसान की अव्वल कमाई भी तो होती है। बेशक, इस्लाम में पहले नंबर की कमाई तिजारत यानी अपना कारोबार, दूसरे पर खेती, तीसरे पर नौकरी और इसी तरह। तो मौलाना आप क्या करते हैं? हम दरअसल अफगानी हैं और कराची में हम खेती ही करते हैं। आप लोग खेती नहीं करते, हमारे खेतों में पोस्ता उगाते हैं, जिसे अफीम, मार्फीन, गांजा जैसा नशा पूरी दुनिया को बेचते हैं। ये इस्लाम नहीं, इस्लाम के नाम पे बदमाश है। आपकी जगह है ना भाई, अब हम इसे खाते हैं ना पीते हैं ना ही सूखते हैं। ये तो गोरे हैं जो अपने लाइसेंस शुदा खेती करवाते हैं, पूरे यूरोप को बेचते हैं। ओहो, कुछ भी हो, नशा हराम है। ये टूटू मैंने बंद कीजिए और मतलब की बात बताइए। सोहराब भाई ने कुछ पूछा था आपसे। मुस्लिम लीग बस एक सियासी पार्टी है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो दीन और मजहब के बारे में भी कुछ सोचते हो। मौलाना, आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो उसका ईमान और मजहब सब खत्म हो जाएगा? मैं कांग्रेस की नहीं, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं। आज मुस्लिम लीग जिन्ना साहब की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान पर आंधी की तरह मंडरा रही है। कैसी आवाज जो हिंदुस्तान के फलक पर बिजली की तरह पहुंच जाती है। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, आपके ये मोहनदास करमचंद गांधी जिन्ना साहब से मिलना चाहते थे। जिन्ना साहब ने साफ साफ कह दिया, आप हिंदुओं के नेता हैं, इसलिए हिंदुओं की नुमाइंदगी करने ही आए होंगे। गांधी जी को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। बात को इतना क्यों घुमा रहे हैं? सीधे सीधे बताइए। सुनिए, पिछले 40 सालों से कांग्रेस और उसके मसलों को हल करने वाले कायदे आजम को कांग्रेस ने अपना काम लेकर दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तो मौलाना, क्या गोखले, तिलक, मोतीलाल, नारायण पटनायक, सुभाष चंद्र बोस, आजाद और भगत सिंह की कुर्बानियों को बेटा समझते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये एक नया मुल्क बन रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का बनना इंशाअल्लाह तय है। और जिस कांग्रेस के आप नायब सदर है ना, तो कुछ ही महीनों में अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कराची से भागने वाली है। एक नेता ने कहा, जूता भले ही चांदी का क्यों ना हो, सर पर नहीं रखा जाता। इसीलिए 1916 को जिन्ना साहब कांग्रेस के मेंबर रहते हुए भी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन रहे थे। भाई निजाम हैदराबाद हमारी मदद को आगे आ ही गए और रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी हिंदुस्तान में शामिल होना नहीं चाहते हैं। दिल और जमीन पर सरहदें लगभग खिंच चुकी हैं। मैं तो कराची शहर का नायब सदर और आप कांग्रेस से खत्म की बात कर रहे हैं। मौलाना, लोग बदल जाए, सरकारें बदल जाए, मजहब और जुबान बदल जाए, और गांधी जी और उनका उसूल ता कयामत दुनिया को भुलाए नहीं भूलेंगे। और आप मियां, आप पर शायद कुफ्र नाजिल हो गया, वरना आपको मालूम होता कि जिस कांग्रेस की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो ही आप पर शक करने लगी है।
मुस्लिम लीग से आपके रिश्तों पर खुफिया जांच चल रही है। अरे मौलाना, जैसे लीग में कुछ लोग अच्छे भी हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस में फिरका परस्त लोग गिने चुने हो सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि एक नया मुल्क पाकिस्तान बन रहा है जिसे कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिन्ना साहब आपको जाती तौर पर पसंद करते हैं, उन्हें ये भी मंजूर नहीं कि आप ताज जिंदगी वाइस प्रेसिडेंट बने रहें। आप क्यों भूल जाते हैं कि जिन्ना साहब ने कांग्रेस के पौधे को दरख्त बनाने के लिए अपने कलम काबिलियत और दिमाग से सींचा है। बदले में उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें मालावा हिटलर नाम दिया गया, दौलत का गुलाम बैरिस्टर तक कह डाला लोगों ने। हिंदुस्तान में मुसलमानों का दीन खतरे में पड़ जाएगा सोहराब मियां। मौलाना, भारत की नींव डेमोक्रेसी पर रखी गई है, जहां पर हर मजहब जात के लोगों को रहने, काम करने और अपने मजहब को मानने की छूट हो। क्या बकवास है ये? अब हमारी जबान, तहजीब और इबादत गाहों की हिफाजत कोई गैर मोमिन करेगा? क्यों नहीं? भारत में किसी तंगदिल बादशाह का नहीं, जमहूरियत का राज होगा। ठीक, मान लिया, लेकिन किसी मसले पर हिंदू जमात अगर आपसे मुखालिफ हो जाए तब तो वहां भी अंग्रेजों की तरह अदालतें होंगी। अदालतें तो होंगी सोहराब मियां, लेकिन जमहूरियत में कोई भी शरई अदालत को तवज्जो नहीं देगा। फिर हुक्म अल्लाह ऐसे लागू होगा। सोहराब मियां, वक्ती जज्बाती खुमार से बाहर निकलकर कुछ दीन की फिक्र कीजिए। अल्लाह के हुक्म की तामीर इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है। मैं आपको रात भर सोचने का वक्त देता हूं। नया मुल्क और अव्वल दीन आपकी इज्जत और शोहरत का इंतजार कर रहा है। मैं अब इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। आपने इस कमबख्त की बातों को सुना ही क्यों? साइंसदान अपनी किताब में लिखता है, दरार बड़ी इमारतों में सबसे पहले पड़ती है। फातिमा, पापा मुझे भी भेजना। मुल्क के बंटवारे से मुझे ठीक वैसा ही दर्द होगा जैसा खुदा न करे कभी तुमसे अलग होने पर होगा। भाईजान, आपसे जुदा होना मुझे भी किसी कीमत पर बर्दाश्त करना होगा। सोचिए, अगर दोनों मुल्क जुदा हो गए तब क्या होगा? एक तरफ दुनिया छोटी होती जा रही है और दूसरी तरफ फासला बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग भारत चले जाएं और हिंदू भाइयों के साथ रहें? वो लोग भी तो अच्छे हैं, उनका मजहब भी तो अच्छा है। तो क्या हम दिल्ली जाकर हिंदू हो जाए? नहीं भाईजान, हम लोग मजहब क्यों बदलें? ऐसा फतवा किसी ब्राह्मण ने थोड़ी ही दिया है। हमारा पड़ोसी सगा रिश्तेदार अच्छा ना हो, उससे अच्छा होगा कि तालीम याफ्ता तरक्की पसंद हिंदू हमारा पड़ोसी। तुम कब से सोई रही हो? तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी। चलिए, हाजी से आपको मेरा ख्याल तो आया। न जाने क्या हो गया है मुझे। आँख खुली रखने पर ख्वाब देखती हूँ और आँख बंद करती हूँ तो दुनिया में कौन क्या कर रहा है सब नजर आता है। लाचार, परेशान बूढ़े, बच्चे, औरतें काफिलों की शक्ल में इधर से उधर जा रहे। कोई तरीका ढूंढिए भाईजान, जिससे ये काफिलों की आवाजाही बंद हो जाए। मैं वही सोच रहा हूँ फातिमा। शमजुल मियां, फातिमा भी को कमरे तक ले जाओ।
बैठिए। नमस्कार अध्यक्ष, नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस सरकारी के सम्मानित सदस्यों, प्रधान अध्यक्ष, इस बैठक को बुलाने का विशेष कारण मेरे मित्र नायब सदस्य जनाब सोहराब साहब ने इस्तीफा दे दिया। सेठ जी, सोहराब साहब का यूं इस्तीफा देना और उनके खास दोस्त शौकत अजीज का उपाध्यक्ष पर ठुकरा देना हवा के रुख को मोड़ देने जैसा है। शिवनाथ जी, अब हवा तूफान का रूप ले रही है। मेरा तो ख्याल है कि सोहराब साहब को मनाने से कुछ होने वाला नहीं। चर्चा तो ये है कि ये इस्तीफा पिछले महीने सोहराब साहब के बंबई दौरे पर जिन्ना साहब के घर मालाबार हिल पर लिखा गया था। कभी कभी आप अपनी हद पार कर जाते हैं। पिछली मीटिंग में आप ही ने कहा था ना कि जब बंटवारा तय है तो मुसलमानों का कांग्रेस में क्या काम, वो लोग मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेंगे। और आप उतर चले गए। फातिमा बता रही थी ना जाने क्या हो गया सोना, बेचैन 2-3 रातों से सो नहीं पा रहे। 15 सालों से हमारे संगठन मुहिम और उसूल से जुड़ा हो, उसे जरूर संगीन बातों या किसी फितरे से भटकाया गया। मेरा विचार है सोहराब भाई ने किसी सियासत की वजह से नहीं, केवल धार्मिक कारण से इस्तीफा दिया। तो फिर बंटवारा तय है। अगर ऐसा है तो हम हिंदुओं की जान माल का क्या होगा? भाभी देखो सोहराब ना आ जाने को कहा तो। अरे सरकार, आओ। बड़ी मस्ती तरकारी है। अरे वाह, आ जाओ। सतनाम बंधन का भी तो सब ठीक है। ओरिया गिर ली थी, ताला वाला लगा दिया। हाजी शेख जी सब देख लिया था। शेख जी बंदरगाह से बम्बई जाने वाले जहाज थे, दुआ दी थी तो मुसलमान ही थे। ज्यादातर सरदार और कुछ हिंदू मुसलमान लंदन रवाना हो गए। बम्बई जाने की होड़ मची। शेख जी कोठी के पास वो कायदे आजम का बावला मिल गया जी। पूछ रहा सी तुम्हारे से कब भारत जाएंगे? जितना का बुखार है उसे। सेठ जी, हमारी नाव भंवर की तरफ बढ़ती जा रही है। शिवनाथ जी, अगर गोलियां बिस्तर तुरंत न समेटा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। सुना है सोहराब भाई ने मुस्लिम लीग कराची के अध्यक्ष पद की शपथ जिन्ना टोपी पहनकर ली है। मोहनजोदड़ो की मुहर से बनने वाली सिद्धियों की अड्डा मोड़ना भूल गए। उनका इस्तीफा स्वीकारना एक मजबूरी है। सोचा था सोहराब को उनके घर जाकर मना लूंगा और या इस्तीफा हाईकमान को भेज देता, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। बंटवारे के समझौते में हिंदुओं को कराची छोड़ने की शर्त नहीं है। मगर फौज और अंग्रेज कहीं नहीं दिख रहे हैं। कानून खत्म हो गया। सेठ जी, बंटवारे के बाद कराची में रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि हम किसी कीमत पर हथियार नहीं उठाएंगे। और जिन्ना साहब का कौल है कि हम किसी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। भाइयों, हर आदमी को कराची छोड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात मैं साफ कर, ये अपने जीते थे, अपने पुरखों की हवेली, लहलहाते खेत और बचपन के दोस्तों को छोड़ के जाने वाला नहीं। कराची हम भी नहीं छोड़ना चाहते सेठ जी, लेकिन जिन्ना साहब की सदारत हमें मंजूर नहीं, और न ही दकियानूसी ख्यालों के मद्देनजर बनने वाला पाकिस्तान का संविधान। मिस्टर जिन्ना वायसराय की विधान परिषद में 1910 में ही चुन लिए गए थे। मुस्लिम रिजर्वेशन से खाली पदों पर मुस्लिम नाम तय करते रहे। हाँ, जबकि कांग्रेस मुस्लिम रिजर्वेशन को राष्ट्र विरोधी मानती है। एक बार जिन्ना साहब ने लीग की बैठक में कहा कि लीडरशिप दोनों कामों को अलग कर देगी। वो चाहते थे कि एक ज्वाइंट पार्टी बने। ये प्रस्ताव उन्होंने सन 1916 में लखनऊ में लीग की बैठक में रखा, जिसे बाद में लीग ने ही ठुकरा दिया। भाइयों, कांग्रेस के ही दमदम के हिंदू नेताओं ने जो मुहिम चलाई, से मुसलमान भयभीत होकर मुस्लिम लीग की छत्रछाया में चले गए। आप लोग ये मत भूलिए, हिंदू महासभा का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। शिवनाथ जी, ये भी मत भूलिए कि दारुल उलूम देवबंद ने जमीयत उलेमाए हिंद बनाकर बंटवारे का विरोध किया था। लीग ने भारत को दारुल हर्ब मतलब युद्ध का घर कहा, और देवबंद ने दारुल अरमन यानी कि भारत को शांति का घर कहा। जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकराकर गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। देखिए, आप लोग बहस मत करें, बैठ। भाइयों, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि आजादी के बाद भारत एक सेकुलर राष्ट्र होगा, जहां कोई जाति भेद नहीं होगा। और गांधी जी खुद कई बार कह चुके हैं
बंटवारा उनकी लाश पर ही होगा। इसके ठीक मुखालिफ बैरिस्टर जिन्ना साहब का सेक्युलरिज्म महज दिखावा है। कभी कांग्रेस अधिवेशन में सेकुलर नेता की तरह बोलते हैं तो कभी लीग के सालाना जलसों में मुफ्ती मौलवियों की तरह। वाह जिन्ना साहब, भारत के प्रधानमंत्री ना बन पाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद। भाइयों, जब तक नए उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, मैं शिवनाथ भाई को ही नया उपाध्यक्ष मनोनीत करता हूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब संजोग से मैंने खीर भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। अरे हाँ सन्ना, मैं नाश्तेदार में खीर रख देती हूँ, जाओ जाकर सोहराब भाई को दे आओ। मेरे हाथ की बनी खीर वो बहुत पसंद करते हैं। आओ अंदर आओ। सेठ जी, जे थोड़ी इजाजत हुए थे। ये राखी के बंधन के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखो कब तक चलता है ये सिलसिला। ये हकीम से
तो किसी अंग्रेजी डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये जहन के जख्म है। रात को नींद न आना और दिन में बड़बड़ाना। या अल्लाह, मैं क्या करूं? फातिमा, सोने की कोशिश कर। आप फिर मजबूर कर रहे हैं मुझे उस ख्वाब को देखने के लिए। ख्वाब? कैसा ख्वाब? आप और इतना जो सुबह सुबह शिकार करते हैं, वो परिंदे मौसम की तब्दीली पर दूर दराज मुल्कों से परवाज करके हिंदुस्तान की झीलों की राह पर होते हैं। लेकिन आप लोगों ने बेदर्दी से मारकर मासूम परिंदों को मुझसे ही पकवाते हैं। इन मुसाफिर परिंदों का कत्ल मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसा मैं क्या? फातिमा, तुम जानती नहीं जब हलाल परिंदों का ही गोश्त खाते हैं। तेज उड़ी हुई चोट और नुकीले पंजों वाले परिंदे हराम है। क्या इस्लामी शिनाख्त वाले परिंदे महज हलाल की वजह से खाए जाते हैं, या फिर इन मासूमों की लत लग चुकी है आप लोगों को? फातिमा, ये मायूसी भरी बातें बस करो। परिंदा परवास में पुकार न सके, आजाद उड़ने वाला घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। और आप जैसा कोई आस लगाए उस परिंदे को झट चिपा कर दे। ये सब सोच कर ही मेरे ख्वाब खौफनाक होते जाते हैं। गुस्से से इंसानों पर मंडराने लगते हैं। तभी दोनों जमीन पर खुराक देखकर तेज रफ्तार से बच्चे और बूढ़ों की लाश पर टूट पड़ते हैं। चीखे बच्चे और कितने बुजुर्ग की लाश खाली। चील से पूछा, कब से भूखी हो? चील बोली, क्या तुम भी भूखे थे? तो बोला, आज भूखा तो नहीं था, लेकिन जब से मासूम परिंदों का सरदार बना हूँ, कोई आदम उन्हें घूरे तो उसकी आंख नोच लेने का मन करता है। आज सुबह का मंजर कुछ और ही था। आदमजाद की बंदूकें परिंदों पर तनी थी। बस सैची मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हें अपने साए में ले जमीन पर उतर आया। झील बोली, मुझे तो महज मासूम बच्चों की लाश पसंद है। चोंच मारते ही पेट खुल जाता है। पेट भर भी जाए, लेकिन नियत भरने के लिए दोनों आंखें खा जाती। तो बोला, मुझे तो महज बुजुर्ग का गोश्त पसंद है, क्योंकि उनका गोश्त ग्रीन और पका हुआ होता है। बस करो फातिमा, बस करो। बस करो। परिंदों ने जाते जाते मुड़कर मुझे देखा और कहा, देखो, हम हराम परिंदे हैं। हमारे मासूमों को मारोगे तो बदला ऐसा ही होगा। लगता है कि हमारे दुश्मनों ने तुमको करा दिया है। कोई शहर तुम पर जब दुनिया पानी गर्म हो तो बात अभी बुझू करेगी। लकड़ी के कुर्ते लगा दिए थे, हम पानी गर्म हो रहा हो। हुजूर, अपना आत्मा भी पर आयते शिफा कर कर पहुंचते हैं।
फातिमा, उठो। खाने के तुरंत बाद चंद कतरे दवा भी लेनी होगी। तब तक मैं सुकून से ज़ोहर की नमाज के साथ साथ 2 रकात नमाज शुक्राना आज़ादी मिलने के वास्ते पढ़ती हूँ। आपको यौम आज़ादी के जलसे को खिताब करके भी जाना है। हाँ, लेकिन ये एहतराम भी अभी तक नहीं आया। कहीं यौम आज़ादी के मुद्दत में वापस गए हो। अल्लाह जाने। أشهد أن لا إله إلا الله शमसुल मियां, आया भाई आया, सबर करो थोड़ा। अरे क्या बात है? क्या हुआ? जो मैं कहने जा रहा हूँ, पत्थर दिल सौरा, तुम भी सब्र न करता हुए। क्या हुआ इकराम? क्या हुआ? बग्गियां लेकर मैं स्टेशन पहुंचा। एक मशक पानी भी ले लिया था मुंह हाथ धुलाने के लिए। डिब्बा तो मुझे मालूम ही था, ट्रेन लेट थी। लेकिन जब ट्रेन आई तो ट्रेन से कोई उतरा नहीं। मैं मशक वाले को लेकर ट्रेन में दाखिल हो गया। जहां क्यों मामू, बुजुर्ग नाना, नौजवान सलीम, खाला, उनकी 2 नौजवान बेटियां, रिश्ते में दूध पीता आपका नवासा, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था तुमको। जवान बच्चियों के शर्मा को भी निशाना बना। दूध पीते आपके नवासे की गर्दन में खंजर का निशान देखा ना गया तोरा। बस करो। हम आजादी चाहते थे, मिल गई आजादी। ये आजादी नहीं, कयामत है। तोरा मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान में नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। ऐसे वक्त में तुम खामोश हो कि तुम्हारे हुक्म और इशारे का वक्त है। किस इशारे की बात कर रहे हो मौलाना? वो जनाजों को गुस्ल देने, दफनाने, नमाज़े जनाजा और क्या? एहतराम। मैं चाहता हूँ कुछ इंतजाम करो सोहराब। ऐसे वक्त में खामोश ना रहे। बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन कंधे और कलाइयां भी कमजोर नहीं पड़े। चलो मौलाना, पहले जनाजों का इंतजाम किया जाए, उसके बाद चलो एहतराम, चलो।
जमाना हो चुका है। फिर एक बार मासूम परिंदों पर हमला हुआ है। तू अब जमीन पर ही रह जा। मासूम परिंदों का हलाक होना तो मैं शुरू हुआ है। जहां हर पल कोई न कोई मर रहा हो, जिंदा लोगों की बार बार गिनती करनी पड़े, वैसे में मरने वालों के लिए क्या रोना। सेठ जी, अंधेरा होने को है। इस रोशनी के शहर कराची को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे। अगर हमारे खेत, मकान, व्यापार और जानवरों का क्या होगा? हमारे पास तो फिर जाने को साधन भी नहीं है। भाइयों, हमारे नेताओं लाल और बेटे और मुस्लिम लीग ने कहा कि कस्तूरी एक्ट के तहत एक देश से दूसरे देश जाने वालों को संपत्ति और नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। रही बात व्यापार, तो तुम सब हिसाब किताब जानते हो, घर से व्यवहार कर लेना। सेठ जी, घर भी मिल जाएगा और नौकरी भी, मगर इन हालातों में सबसे अहम सवाल यहाँ से महफूज निकलने का है। हाँ, भारत सुरक्षित पहुंचना लोहे के चने चबाने की तरह होगा। जहाँ रास्ते में जिसकी आबादी होगी उस हिसाब से खतरा घटेगा या बढ़ेगा। क्या तुम भारत जाने के फैसले पर अटल हो? डरते होंगे, कांग्रेस के युवा प्रतिभाशाली नेता हैं। हमेशा से हम हिंदुओं के साथ रहे हैं। कहीं मुसलमान इन्हें इतने के लिए काफिर मान के हलाक न कर दे। शिवनाथ जी, मुस्लिम आवाम ने कभी पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। ये तो नवाबों, रईस जादों, रजवाड़ों और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए जलसों से बना है। लीग के इस बंटवारे को शायद कभी हिंदू भूल जाए, लेकिन मुस्लिम आवाम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या तो पाकिस्तान के बनने वाले नए संविधान और जिन्ना से तलाक नहीं रखते? ये समय इस बहस का नहीं है। खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। ये सच है कि मरहूम मोतीलाल अपने बेटे को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाद में बंटवारे का मुद्दा यही बना। ठीक कह रहे हैं। गांधी जी ने नेहरू समुदाय से सत्ता मोह त्यागने की अपील की थी, जिसे नेहरू समूह ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में गांधी जी आश्रम तक ही सीमित रह गए। एक वक्त था जब जिन्ना से बड़ा कोई सेक्युलर नहीं था, काबिल बैरिस्टर, मस्त विदाकार और बहस में अव्वल, मगर सत्ता की चाह में उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप लोग जल्दी क्यों नहीं? खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। लगता है हम सब मारे जाएंगे। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं भागती। हिंदू को कराची रहने पर पाबंदी थोड़े लगी। मैं अपने पुरखों की हवेली छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपके साथ तुम चली जाओ। हाँ, आप चली चलो। आपका बेटा चंदन तो पहले से अपनी नानी पर दिल्ली में रहा है। आप चली चलो। उसे ठीक कर रहा है। क्या मैं सेठ जी को छोड़कर चली जाऊं? इस धरती में इनको अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं कह देती हूं, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
यहाँ पूछे कौन छूने आएगा भारती? कमिश्नर साहब को खत भिजवा दिया, गार्ड आती ही होगी। ये तुझे क्या हो गया? बंदरगाह से दंगा शुरू हो गया सेठ जी। तुम वहां से निकलकर हवेली क्यों नहीं आ गया? तो कपास का गोदाम खुला रखा सी, चाबियां मेरे कौन सी? तभी मेरे पीछे खंजर गड़ा देता, मेरी आंख निकाल ली। वाहिगुरु जी दी सो, मैंने भी पंच गर्दन उतार दी। तुसी लोग कराची छोड़ दो। जो बोले सो देहात, सत श्री अकाल। हेलो, ये तो जान में मुसीबत आ गई। बाहर कई जगह पर खंजर लिए खड़े हुए हैं। दरवाजा खोल और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कौन हो तुम लोग? कबायली वालों की डाकू? डाकू नहीं है? नहीं, कांग्रेस कराची का शत्रु हो, तलवार नीचे करो, जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें लगभग पहचान चुका हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ सोहराब, आपका कत्ल करने आया हूँ। अपने दोस्त का कत्ल, अपने बड़े भाई का कत्ल सोहराब? इस झूठी मोहब्बत के दम पर आप 15 साल तक कराची के सदर बने रहे। आपने मुझसे कहा था, सोहराब, जब चाहो सदर बन जाओ। इस तरह आप 15 साल तक मुझे कराची के नायब सदर बनाए रखने में कामयाब रहे। अब तो तुम बिना पूछे लीग के सदर बन चुके हो। हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान के सदर बनने की रखते हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। इसलिए सुनवाई के बाद मेरी अदालत आपको सजाए मौत देती है। कराची की गलियों से तो किसी तरह बचकर भाग आए, लेकिन क्या भारत पहुंचते पहुंचते अपनी जान बचा पाएंगे? फिक्र मत करो अब्बा, मुझे लगता है कि भारत की सड़क के कहीं आसपास ही है। आओ चलो। देखो उस बेगुनाह मासूम लड़की को जो हिंदुओं के झुंड की हत्या कर रही है। ये क्या कर रहे हो? रफीक, ये क्या कर रहे हो? लो, इसे पहनो। इस पर्दे के खिलाफ आंदोलन कर चुकी मुसलमानों की गुस्से का शिकार भी बनना पड़ा था। इसे पहन लो, हरगिज़ नहीं। समझने की कोशिश करिए अब्बा, लिबास से शैतानों को धोखा हो जाएगा। वो तुम्हारे बुर्के को तुम्हारा दीन समझ बैठेंगे। लेकिन अब हिंदू आबादी का धोखा हो गया तब तो झट से बोझा उतार देना और जोर लगा के कह देना, जो बोले सोनिया से सत श्री अकाल। लो, पहनो से। नाराज तकबीर! अल्लाह तकबीर! नाराज तकबीर पहनिए! अल्लाह अकबर! नाराज तकबीर! ए! रुको! क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रफीक है। और तुम क्या मोहतरमा कौन है? अदब से बात कर गुस्ताख। आपको तो कराची की मेहमान है, शक है, मैं तलाशी लूंगा। नाम में फर्क जान पड़ता है।
में बढ़े थे, अरे उससे नीचे टीलों के बीच कहीं गायब हो गए। रोशनी की ओर बढ़े थे तो भारत की तरफ से दूर वापस लाहौर पहुंच जाएंगे। दुश्मन है, शायद इन्हें मालूम नहीं कि लाहौर में पाकिस्तान में मिल चुका है। या अल्लाह, कुछ ऐसा करिश्मा कर दे कि दिल्ली भी पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए। अल्लाहू अकबर। मुझे तुमने करेक्शन से कहा था मैं जीरो की नजर लगा दी है, बस एक नजर दे। मैं देखकर साइन कर दूँ। तब तक तुम ये चाय तो पियो। रखिए पी लो। क्या बात है? कुछ परेशान मत लगे। मैं कल रात भर ये सोचता रहा कि कल शाम तुमने मुझे अनूप बाबू के घर क्यों भेजा। उनके घर तो हम वापस मिल जाए। रफी, तुम जानते हो अनिरुद्ध बाबू हमारे अच्छे मुवक्किल हैं। फिर तुम्हें जाने में हर्ष कैसा? वहाँ जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जरूर पड़ा। शायद चाय पी लियो तो हाथ लगा। नहीं माधव, जब बताऊंगी तब। तुम क्या कहना चाहते हो रफी? मुझे ऐसा लगा मानो अनूप बाबू के यहाँ भेजकर कोर्ट के बाहर होने वाली अहम बैठक से तो वो मुझे दूर रखा। तुम कब से इस तरह से सोचने लगे? मेरे नजरिए में कोई बदलाव नहीं, मगर आज के सारे अखबार उठा करके देख लो। जिस बैठक की तुम अध्यक्षता कर रही थी उसी बैठक में वो निर्णय लिया गया जिसके मैं शुरू से खिलाफ था। ओह, तो चंद साथी वकीलों की बातचीत को बैठक और मेरी मौजूदगी को तुम अध्यक्षता कह रहे हो, जबकि वहाँ महज कानून के जानकारों में बहस हो रही थी। और जो अखबार में छपा है सही ही छपा। सच तो ये है रफी कि कोई भी वकील उस पाकिस्तानी आतंकवादी का मुकदमा लड़ना ही नहीं चाहता। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते? दावा नहीं, मेरा विश्वास। मैं ऐसा नहीं कहता। रफी, तुम उस आतंकवादी को बचाने की जिरह कर रहे हो। पापा, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। सोलोमन मर्डर केस में भी मुझे शुरू से मिसेस सोलोमन पर शक था, मगर आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन बाद में अदालत ने सबूतों, गवाहों और जिरह के सामने उस औरत ने अपना गुनाह खुद कबूल किया। हर बार ऐसा ही हो, ये सोचना गलत है। कौन? एडवोकेट भारती यही रहती है? जी, आइए। हाँ, तो तुम ही हो दिल्ली की मशहूर वकील भारती। जी हाँ, जी हाँ। और आप अमेरिका के मशहूर एनआरआई साहित्यकार ज्ञान मोहती है ना? सही पहचाना तुमने। अरे नमस्ते मोहन साहब। जीती रहो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अरे आइए ना, आइए। बैठिए। अरे मोहन साहब, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? किसी सम्मेलन में भाग लेने आए हैं या फिर आजादी के 20 साल बाद का भारत देखने की इच्छा हो गई? भाई, तुम्हारे इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूंगा? पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। कराची में भारतीय अध्यापिका थी ना? माफ कीजिएगा, आपका परिचय भी तो हो जाए। जी, मैं रफीक। याद कीजिए मोहन साहब, सेठ जी ने कराची की पान वाली गली में युवाओं की एक नुक्कड़ सभा की थी। अरे, इन्होंने बड़ा जज्बाती भाषण दिया था। एकता से हमें आजादी तो मिल जाएगी, हमारे अंदर का इंसान जिंदा रहे, असली खतरा उसी को है। ये तुम्ही ने कहा था। आपको तो सब याद है। कैसे भूल सकता हूँ? मुझे भी आपके न्याय और साहित्य अच्छी तरह से याद है। हम लोगों का खून खौलता था जब अंग्रेजों की फौज आपको उठा ले गई। उसी रात सेठ जी गुप्त बैठक करते। सुबह सड़कों पर प्रभात फेरी के बदले विरोध में मजमा लगता। आपसे अचानक ऐसे मुलाकात होगी सोचा ना था। पार्टीशन के बाद एक बार मेरा कराची जाना हुआ था। सोहराब के घर भी गया था, सोहराब तो मिले नहीं।
हाँ फातिमा से सारी बातें मालूम हो गई। तुम्हारा पता ढूंढने में मुझे बरसों लग गए भारती। 20-22 साल बाद आज आपको अचानक देखकर एक नई जिंदगी का एहसास हो रहा है। मुझे भी। अच्छा, तो इसी खुशी के अवसर पर आप लोगों ने मेरे लिए पहले से चाय बना रखी है। अच्छा लीजिए ना। शुक्रिया, शुक्रिया। चाय तो एकदम ठंडी है। अरे मैं दोबारा बनवा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोगों की मौजूदगी में चाय ठंडी हो गई, इसका मतलब यहाँ कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं चलना था। जरूर बहस हो रही थी तुम लोगों में। मोहन साहब बातचीत जरूर हो रही थी, मगर मैं उसे बहस नहीं कहूँगी। ना भारती, जो बातचीत हो रही होती तो चाय ठंडी था। अब भाई मुझे बताओ, शायद मैं मसले को सॉल्व कर दूं। जमाने बाद आप अभी अभी यहाँ आए, कुछ देर आराम कर लीजिए, बातें तो फिर होती रहेंगी। मुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही, कमी रही तो बस आराम की। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जल्दी किस बात की है, मैं तुम्हारे यहाँ 4-5 दिन रहूंगा। नाश्ता, लंच, डिनर सब करके जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा करेंगे आप, मगर आपका सामान कहाँ है? ओह, दिल्ली में मेरे तमाम साहित्यकार परिचित और सबको खबर थी मेरे आने की। 3-4 तो एयरपोर्ट ही पहुंच गए, सब अपने यहाँ चलने की जिद करने लगे। जिसके हाथ जो लगा वो सामान उठा लेगा। मैं अपनी जान बचाकर तुम्हारे यहाँ आ गया। बहुत अच्छा किया आपने मोहन साहब, किया आपने। ये बताओ, आप तो जानते ही हैं मोहन साहब कि 12वीं दर्जा पास करते ही मैं ब्याह हो गई। फिर सब कुछ गवा कर भारत आई तो करने को कुछ ना था। फिर एक दिन रफीक ने ही कहा, क्यों ना तुम अपनी डिग्री पूरी कर लो। बस फिर क्या था, तुरंत मैंने विषय चुन लिया। इस तरह LLM तक की पढ़ाई की और फिर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। क्या बात, जानती हो अमेरिका में एडवोकेसी बहुत महंगा है, बहुत बड़ी फीस चुकानी पड़ती है और प्रोफेशन इतना हाई प्रोफाइल है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मानो वहाँ प्रेसिडेंट से मिलना तो आसान हो, वकील से मिलना गाइस आर वेरी बिजी। अच्छा रवि, तुम भी वकील हो? हाँ, एक दिन आपा ने कहा तुम भी लॉ कर लो, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना। सो आपा ने फीस जमा कर दी और मैं भी एलएलबी हो गया। अरे ये तस्वीर किसकी बात थी? मेरा बेटा चंदन। आप तो सन 46 में हम लोगों को छोड़कर चले गए। तब मुझे एक बेटा हुआ था, सेठ जी की एक इकलौती निशानी। हाँ, मैं कराची गया था तो फातिमा से पता चला। एक दहशतगर्द पाकिस्तानी के विस्फोट से चंदन मारा गया। आतंकवादी गिरफ्तार हो गया। अदालत में उसका मुकदमा चल रहा है। मैं इस मुकदमे को सुनने अदालत जरूर आऊँ। पापा का रिपोर्ट में दाखिल हो रहा है, दर्शन ना किया, अच्छा कॉमेंट करता हूँ। अरे रफीक, ये फाइल साथ लेते आना। नहीं आपा, कल उस पाकिस्तानी लड़के की तरफ से कोर्ट में जिरा मैं कर दूंगा। रफीक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस आतंकवादी की पैरवी करोगे? क्या बात है रफीक? ऐसी कौन सी वजह है जो दुनिया कदम उठाने को मजबूर है? चंद लोग ये चाहते हैं कि कोई भी उस पाकिस्तानी लड़के का मुकदमा न लड़े। शायद इसी वजह से वो किसी को अपना वकील ही नहीं बनाना चाहता। मतलब वो खुद मौत को दावत दे रहा है। भारती, मेरा विचार है अगर रफीक तुम्हारे विरुद्ध जाकर न्याय हासिल कर सकता है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं मोहन साहब, मुझे क्या परेशानी होगी? अब कल कोर्ट में तुम दोनों एक दूसरे के विरोधी हो। तो क्या हुआ? उत्सव वर्मा और कुंज बिहारी भी तो मेरे ही जूनियर्स हैं। बाहर पैर छूते हैं और अदालत में मुझसे बहस करते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये जरूरी नहीं कि किसी मसले पर हम सब एक राय करें। लेकिन देखना ये होगा कि इन दोनों को न्याय कैसे। मैं चंदन और उस पाकिस्तानी लड़के रोजे खान दोनों को न्याय दिलाना चाहता हूँ। उम्मीद है जीत सच की होगी। अब तो तुम अपनी इंडिपेंडेंट टैक्स शुरू कर सकते हो। हाँ, चाहो तो लखनऊ का मशहूर डॉक्टर मधु दीवान मर्डर केस ले सकते हो। शुक्रिया, मुझे किसी केस की जरूरत नहीं। मुझे ना आपकी
के साथ रहकर केवल वकालत सीखने का मौका मिला, बल्कि इंसान सच्चाई की मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी चलना सीखा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। अदालत में अपने जज्बातों पर काबू रखना। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज ग्रेट। की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, मैं सरकार की ओर से हाजिर हूँ। हुजूर, ये मेरा पेरेंट्स मेमो है। सरकार बनाम रोजे खां हाजिर हो। कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बात संख्या 1408 दिनांक 3 जनवरी 1967 में मैं बतौर सरकारी वकील बात चलाने की आज्ञा चाहती हूँ। गलत है। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? रोजे खां, तुम रहने वाले कहाँ के हो? कराची, हिंदुस्तान। दिल्ली कैसे आना हुआ? किसी से मिलने। किससे, कहाँ और क्यों? वो कौन है, कहाँ है, ये तो नहीं जानता, मगर मिलना जरूर चाहता। आखिर क्यों? मेरी फूफी अम्मा ने कहा था मेरा कुछ रिश्ता है। अच्छा, तो उन्होंने नाम और पता भी नहीं बताया, या फिर तुम इस अदालत को गुमराह करना चाहते हो? ऑब्जेक्शन मिला। मुल्जिम ने अदालत को गुमराह करने की ऐसी कोई बात नहीं कही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिलो, बताओ किससे मिलने आए? तो पता चल जाएगा, सबसे पहले आपको बता। दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली की जेल में लगभग 5 महीनों से, उससे पहले 1 महीना हो रहा। यहाँ क्या करते थे? मजदूरी करता था, फिल्में देखता था। वाह, मजदूरी करते थे और होटल में रहते थे। हुजूर, जिस जगह मैंने कमरा किराए पर ले रखा था, वहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज होता, जिससे तंग आकर मैंने कमरा छोड़ दिया और नया कमरा मिलने तक होटल के कमरे में रहने लगा। लेकिन 4-5 दिन बाद ही पुलिस ने आकर मुझे जेल में डाल दिया। मिलोर, मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि फिल्मों का शौकीन मजदूर नहीं बल्कि कराची पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी रोजे खान और रहमत अली है, जो भारतीय फौजी इलाके के नक्शे हासिल करने, फौज की तादाद जानने, आतंकवाद और दहशत फैलाने की नीयत से आया है। मुल्जिम रोजे खान इस्लामिक कट्टरपंथी तंजीम जिहाद अल हरम का सदस्य है। इसे ISI द्वारा क्वेटा के आर्मी हेडक्वार्टर में हथियार चलाने, एक्सप्लोसिव बम बनाने तथा उन्हें एक्सप्लोड करने की ट्रेनिंग प्राप्त है, जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा है। खुद को शर्नाक समझने वाला ये नौजवान 30 नवंबर 1966 को अपनी एक छोटी सी भूल के कारण CID इंस्पेक्टर चार्ल्स के हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो लगातार इसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि CID इंस्पेक्टर को मौका वारदात पर सबूत भी मिले हैं जो ये साबित कर देंगे कि कातिल आतंकवादी घटना स्थल पर मौजूद भी था। मिलॉर्ड, ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा भारत की सीमा के अंदर अंधेरे में रहमत अली नाम से गुजारता है, लेकिन बस से दिल्ली पहुंचते पहुंचते इसका नाम रोजे खान हो जाता है। सारे सबूत हमारे पास। ऑब्जेक्शन मिला। सरकारी वकील मुल्जिम को झूठे इल्जामों में फंसाना चाहती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये अदालत सरकारी वकील को दलील देने का पूरा मौका देती है। हुजूर, मैं तो सिर्फ केस की डिटेल दे रही हूँ। अभी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस और विटनेसेस
कैरी ऑन। मिलान, कातिल आतंकवादी पुरानी दिल्ली से सीधा चांदनी चौक पहुंचा, जहां इसे लोकल हाइडआउट्स मिले, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से दरियागंज के होटल इंपीरियल में 25 नवंबर 1966 को ठहरा दिया गया। अपने एक सहयोगी के साथ विस्फोटक सामग्री नवीकरण के एक दुकानदार से हासिल कर चांदी बाजार में 28 नवंबर 1966 को वक्त 1:05 पर सुहाग महल नामक दुकान के सामने भीड़ में विस्फोट कर दिया, जिसमें एक नौजवान लड़के की हत्या हो जाती है, एक आदमी बुरी तरह जल जाता है, वो आज भी कलिंगटन हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है, और साथ ही 8-10 लोग और भी घायल हुए हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे मुवक्किल को झूठे इल्जामों में फंसाकर आरोप सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। मुल्जिम ही मुजरिम है। अदालत को गुमराह करके नहीं, सबूत और गवाह ये सिद्ध करेंगे कि मुल्जिम पर आरोप सिद्ध होता है या नहीं। That's all, मिलॉर्ड। सरकार की ओर से ये सबूत है। FIR, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, केस डायरी, होटल इंपीरियल दरियागंज का एंट्री रजिस्टर, 9 नवंबर 1966 का एक बस टिकट वाघा से दिल्ली आने का, राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, फौजी एरिया का नक्शा, मुल्जिम के द्वारा लिखी एक डायरी जिसके एक पेज पर लिखा है मिशन जन्नत, और मेरे गवाह है CID इंस्पेक्टर चार्ल्स, सुहाग महल नामक का मालिक जुल्फिकार, होटल इंपीरियल के मैनेजर मिस्टर होम्स, सरकारी गवाह जलालुद्दीन। मिलॉर्ड, बचाव पक्ष के ये शुक्रिया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत में जमा हो गए हैं। अब सरकारी वकील अपने गवाह पेश करें। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले इस अदालत में इंस्पेक्टर चार्ल्स को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर चार्ल्स, हाजिर हो। कसम खाइए कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाता हूँ जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। आपका नाम? जी मेरा नाम चार्ल्स है। I am Anglo-Indian by birth. इंस्पेक्टर चार्ल्स, घटना के दिन क्या हुआ? 28 नवंबर 1966 दिन के लगभग 1:15 बजे वायरलेस सेट पर चावड़ी बाजार के विस्फोट की सूचना। मैं नजदीक हुआ। तुरंत चावड़ी बाजार पहुंचकर मैंने देखा कि 2 लोग सुहाग महल के सामने सड़क पर पड़े थे। लोगों से मालूम चला कि विस्फोट 1:05 पर हुआ। Point to be noted, मिलॉर्ड। विस्फोट सुहाग महल नामक दुकान के सामने और वक्त 1:05 पर दोपहर में हुआ था। इसका रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलती जुलती है। हाँ तो इंस्पेक्टर, आगे बताइए। विस्फोट में एक गंभीर रूप से घायल आदमी जिसकी एज 60-65 की थी, 90% जला हुआ। दूसरे नौजवान लड़के की लाश मिली। बाद में पता चला कि मृतक का चंदन भारती जी का इकलौता बेटा था। डेड बॉडीज और घायलों को वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। क्या आपको कुछ और सबूत भी मिले? जी, दिल्ली पुलिस दल बल के साथ पहुंची। मौका मुआयना किया। थोड़ी दूर पर मुझे बाएं पैर का एक जूता मिला। वो आतंकवादियों में से किसी का हो, ये सोचकर रख लिया। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? इसमें एक राज छुपा है, जो मैंने अपनी केस डायरी में दर्ज किया है। इंस्पेक्टर चार्ल्स, आखिर एक जूता सबूत कैसे बन गया? मिलॉर्ड, केस डायरी में दर्ज करते वक्त मैंने गौर किया कि जूते का सोल बाहर की तरफ से ज्यादा घिसा हुआ था। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया कि इस जूते को पहनने वाला व्यक्ति फ्लैट फुटर या नौकरी या बोन डिसऑर्डर का रोगी हो सकता है। मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर चार्ल्स की यह दलील सही लगती है, क्योंकि एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि जिस व्यक्ति का ये बायां जूता है, उसके पैरों का साइज 7 नंबर है, लेकिन वो किसी खास वजह से 8 नंबर जूता पहनता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सोल बाहर की तरफ से ज्यादा घिसा है। दाएं पैर का जूता मिलने पर हकीकत सामने आ गई। दाएं पैर का जूता? हुजूर, मेरे शागिर्द, मेरा मतलब मेरे मुख्य शौक है जूते के छोटे बड़े शोरूम पर नजरे। बाटा प्लेस के मैनेजर ने बताया कि एक लड़का उम्र यहीं पर 20-21 साल, एक पैर का नंबर 7, दूसरे का 7.5, लेकिन जूता 8 नंबर 7 में बड़ा जूता मांग रहा था। मोल भाव का भी बहुत आदमी। तो क्या मुजरिम गिरफ्त में आया या फिर हमेशा की तरह? जी, मैनेजर ने उससे कहा कि हिंदुस्तान में सब जगह मोल भाव होता है, लेकिन बाटा में फिक्स है। हाँ, बड़ा जूता शाम 7:30 बजे तक स्टोर से मंगवा दूंगा। वो आने को कह गया। क्या तय वक्त पर वो नौजवान आया? जी, ये वही है जिसे मैंने इसके साथी के साथ गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर चार्ल्स, बरामदगी कैसे? जी, ये लड़का आया। मैं और मेरे साथी शादी कर दी गए, लेकिन मेरा थर्ड सेंस मुझसे कह रहा था कि इसे अभी गिरफ्तार न करो, पीछा करो,
ताकि इसके जुर्म का अड्डा और सबूत हासिल जाए। अब इसे सजा मिलेगी। यह इंपीरियल होटल में दाखिल हो गया। इंपीरियल होटल के मैनेजर ने रजिस्टर दिखाया और बताया कि ये लड़का कमरा नंबर 203 में ठहरा हुआ है। नाम में रोजे खान और नेशनलिटी में हिंदुस्तान। Point to be noted, my lord. मुलजिम रोजे खान के नाम से कमरा बुक कराता है, लेकिन नेशनलिटी में ना तो इंडियन और ना ही भारतीय, बल्कि आजादी से पहले वाला नाम हिंदुस्तान लिखकर होटल मैनेजर को चकमा देता है। हाँ इंस्पेक्टर, आगे क्या? मैं अपने साथियों को लेकर कमरा नंबर 203 के सामने पहुंचा। कमरा अंदर से बंद था। मैनेजर ने बता रखा था कि कमरे के पीछे की तरफ सड़क की तरफ एक खिड़की थी। हम लोगों ने अपनी वापस निकाल ली। मैं 2-3 कदम पीछे गया और मेरे एक ही हिट में दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुल गया। रोजे खान के साथ एक हकानी आतंकवादी भी। इन दोनों को हथकड़ी पहनाने के बाद हमारे के पास गोला बारूद बनाने का सामान, पाकिस्तान में पिस्टल, जिहाद अल हरब का लिटरेचर, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इनका लोकल नेटवर्क और साथ में 2 अहम चीजें और भी बरामद की। वो 2 चीजें क्या थी? पहला, धमाके के वक्त कड़ी तोड़ इसके दाहिने पैर का जूता और दूसरा रोजे खान की लिखी एक पर्सनल डायरी। हुजूर, ये दाहिने पैर का जूता है जो बाहर की तरफ से ज्यादा घिसा था, जो मौका वारदात पर गिरा नहीं। और हुजूर, ये वो डायरी है जिसमें के पाकिस्तानी आकाओं के फोन नंबर, एड्रेस, स्लीपिंग सेल्स के नाम और पते भी हैं। मिलॉर्ड, इस डायरी के पीछे वाले पन्ने पे रोजे खान की आर्ट का मुजाहिरा होता है, क्योंकि यहाँ वो बड़ी खूबसूरती से 2 शब्द लिखता है, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान आया। और वो 2 शब्द हैं मिशन जन्नत। मिलॉर्ड, 2 युद्धों के बाद पाकिस्तान ने गोलमाल अर्थात शीत युद्ध का रास्ता चुना है। पाकिस्तान की ये नई लड़ाई अगर थामी नहीं गई तो हमारा मुल्क बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। That's all, बेटा। एडवोकेट रफीक, आप इंस्पेक्टर चार्ल्स से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलॉर्ड। अच्छा तो इंस्पेक्टर चार्ल्स, हम ये मान लें कि आपने अदालत से जो कुछ भी कहा वो सच है? जी हाँ, मैंने जो कुछ कहा है वह सब साबित कर सकता हूं। रोजे खान का एक पैर का नंबर 7 है और दूसरे का 7.5। बिल्कुल सच कहा, लेकिन क्या ये भी सच है कि रोजे खान का एक पैर का जूता चावड़ी बाजार में घटना स्थल के पास गिर गया था? जी हाँ, ये सच है। लेकिन अखबारों की कटिंग, पुलिस द्वारा मौके पर फोटोग्राफी कराना और बरामद जूतों का केस डायरी में बाद में दर्ज किया जाना, ये सब देख करके मेरा कानूनी दिमाग ये कहता है कि जिस आदमी के शागिर्द मुखबिर होंगे जरूर मुखबिरों का सरदार होगा। Objection, मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हुजूर, मैं माननीय अदालत को बताना चाहता हूँ कि रोजे खान जिसके पैरों का नंबर 7 और 7.5 है, उसके पैरों से जूता निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने जूते के फीते को टखने के ऊपर से कस कर बांध लेता है। तो मौका वारदात पर इस आदमी का जूता गिरना नामुमकिन है। सच्ची बाइबल की झूठी कसम खाने वाले इंस्पेक्टर चार्ल्स, आप शर्लॉक होम्स की किताबें पढ़ लें या उनकी फिल्में देख लें, कम से कम इन्वेस्टिगेशन करना तो सीख ही जाए। आपने कमाल कर दिया, 2-3 कदम पीछे हटे और कमरा नंबर 203 का दरवाजा तोड़ दिया। गिरफ्तारी और बरामदगी भी हो गई। मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर चार्ल्स की धक्का देने की कहानी एकदम झूठी। कमरा नंबर 203 वारदात के बाद से सील्ड है। अगर कमरे के पीछे वाली खिड़की से देखा जाए तो सिट्टी टूटी नहीं है। मतलब साफ है कि दरवाजा धक्का देने से नहीं बल्कि बाहर से खटखटाने पर अंदर से खोला गया है। और ये पाकिस्तान मेड पिस्टल और दस्तावेजों की बरामदगी ये सब झूठ है। अब मैं अदालत के सामने वो डॉक्यूमेंट्स पेश करता हूं जो अखबारों की कटिंग है। हुजूर, ये अखबार बताते हैं कि विस्फोट के बाद विपक्ष ने सरकार की नींद हराम कर दी, गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की, जंतर मंतर पर धरने की धमकी दी। ठीक उसी रात पुलिस रोजे खान को उठा ले जाती है। गृह मंत्री बयान देते हैं कि रोजे खान और उसके साथी को गिरफ्तार कर चावड़ी बाजार में हुए विस्फोट का भंडाफोड़ कर दिया गया है। दरअसल भारत की मजबूत विपक्ष से घबराई सत्ता ने अपना चेहरा छुपाने की घिनौनी हरकत की, लेकिन होटल में बरामद एक डायरी और उस पर लिखी एक इबारत मिशन जन्नत का राज रोजे खान ही जानता है। एंड दैट्स ऑल मिलॉर्ड। Court is adjourned till next hearing.
भारती, जब से अदालत में ये मुकदमा सुना है, पता नहीं क्यों मैं दो बातों को लेकर बहुत उलझन में हूँ। कौन सी दो बातें? एक तो इस लड़के के डायरी में मिशन जन्नत लिखा हुआ। मोहन साहब, इनके आका अगर जन्नत के ख्वाब ना दिखाए तो दूसरों की जिंदगी दोज़ख कैसे बनती है? दूसरी बात क्या है? भारती, ऐसा है, बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे ये लगता है कि तुम इस कैदी को सजा तो दिलाना चाहती हो, लेकिन सच क्या है ये जानना नहीं। भारती, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जीत हो। कि इस केस को जज्बात के जुनून में डूब कर इंसान की आवाज से निकालना। भारती, कौन है? अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। आइए आइए। ओह, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं। आइए इधर तशरीफ रखिए। जी बताइए। बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठी भारती। भारती, भारती, मैं आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन भारती, वह तन्हाई और रुसवाई ने मेरी शिनाख्त बदल दी। चार कांधों की तलाश में भटक रहा हूँ मैं। भारती, कहीं दफना दो। मुझे माफ कर दो भारती। कराची में तुम्हारी तहरीस को फकीर कराया था। सदर बनने की लालच में मैंने अपने बड़े भाई सेठ चमनलाल का कत्ल कर दिया। अपने ही हाथों अपनी बहन को बेवा कर दिया। उम्र भर के लिए तुम्हारा मुजरिम बन गया भारती। खुदा ने भी मेरी इस कमी पर मुझे माफ नहीं किया। मजहब, हुकूमत और सियासत पहले आग में पट्टी बांधती है, मुंह में जहर भरती है और उसके बाद हाथों में तलवार थमा देती है। जान चले गए तो सोहराब, लेकिन वक्त की अदालत गुनहगार को क्या उसकी परछाई तक को कुचल डालती। खैर, जुर्म से बड़ा पश्चाताप होता है। बेशक, मुझे गौर से देखिए। अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखता हूँ मैं। अपने सदा दी ही थी। जिस्म के नासूरों से खून इतना बह चुका है कि मानो लाशों के ढेर ने अपना हिसाब चुकता कर लिया हो। सेठ जी कहा करते थे, सोहराब सदर बन जाओ। मुझे अपना दोस्त कहते थे। मेरे तो रहनुमा थे वो। मैं अक्सर उन्हें कराची का काफी कहा करता था। अब यहाँ क्या करने आए हो सोहराब? पाकिस्तान के एक पीस डेलीगेशन के साथ आया हूँ। एहतराम यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी के ऊंचे ओहदे पर। साफ साफ बताओ तुम्हें क्या कहा? एक पाकिस्तानी लड़का यहाँ के तिहाड़ जेल में बंद है। वो लड़का बेकसूर है। वो ठहरते हुए खंडहरों को तो रोक सकता है, मगर किसी का कत्ल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
भारतीयों से बचा लो भारती, बचा लो उसे। जिसके विस्फोट से एक आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, इस बेवा का इकलौता बेटा चंदन मारा गया है, जिससे इस देश की संप्रभुता को खतरा है। तुम उसे बेकसूर कहते हो? बेकसूर नहीं, एक आतंकवादी है। मैं तुम्हें तो कोई सजा ना दे सकी, लेकिन उस आतंकवादी को मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगी। महल पर जाने के आप घर से कब निकले? हुजूर लगभग 12 बजे घर से निकला था और 1 बजे दुकान पहुंच गया था। तो इतनी जल्दी आपकी दूसरी बेगम की आने की वजह? हुजूर चश्मा घर भूला है, अगर तो उसे देने आई थी। मिलॉर्ड, जिस आदमी की नजरें कमजोर हो वो भी दूर से किसी शख्स को देखकर नहीं पहचान सकता। ये साहब, माना चश्मा पहनने वालों की नजरें कमजोर होती हैं। हुजूर, मेरे चश्मे का नंबर +2 है, रीडिंग ग्लासेस पहनता हूँ। आप कीजिए वकील साहब, अंधा नहीं हूँ। जुल्फिकार, इस लड़के को ठीक से पहचानो। अरे मैं ठीक से पहचान रहा हूँ उसे। यही है वो लड़का जो मेरी दुकान के बाहर इसके छोड़ के भागा था। मेरे गवाह ने इस अदालत से कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही मुझसे से कोई जाति दुश्मनी रखता। रीडिंग ग्लास पहनने वाला व्यक्ति चश्मा ना होने पर ठीक से पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन बड़ा आकार पहचानने में भूल नहीं करता। Yes, I do agree with the person. जुल्फिकार, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत। मिलॉर्ड, अब मैं अपने अगले गवाह होटल इंपीरियल के मैनेजर मिस्टर गोम्स को बुलाना चाहूंगी। हाजिर हो। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सबके मिस्टर गोम्स, क्या आप ही होटल इंपीरियल के मैनेजर हैं? जी नहीं, लेकिन रोजे खान के होटल में 25 नवंबर 66 की आमद और 30 नवंबर 66 को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद मैं ही होटल इंपीरियल का मैनेजर था। रोजे खान ने आपके वचन रजिस्टर में नेशनैलिटी क्या लिखी? जी, रोजे खान ने हिंदुस्तान लिखा था। तब क्या आपको शक नहीं हुआ था? शक तो नहीं, लेकिन अजीब जरूर लगा था, क्योंकि ज्यादातर केस इंडियन या भारतीय लिखते हैं। रोजे खान किस कमरे में रुका था? जी, रूम नंबर 203, वो डबल बेडरूम, क्योंकि रोजे खान का कहना था उसके पास लगेज ज्यादा है, उसे डबल बेडरूम ही चाहिए था और होटल मैनेजमेंट को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। मिस्टर गोम्स, आपने होटल क्यों छोड़ दिया? जी नहीं, मैंने होटल नहीं छोड़ा। 6 महीने की बाकी सैलरी मांगने पर होटल मालिक ने मुझे निकाल दिया। ठीक, अब आप इस अदालत को ये बताइए कि 30 नवंबर की रात आपके होटल में क्या हुआ? जी उस रात रोजे खान अपने साथी के साथ पहुंचा ही था कि इंस्पेक्टर चार्ल्स लाइन के माफिक अपने दलबल के साथ आया। एंटी रजिस्टर देखा और सब भारतीय स्टेट से ऊपर चले गए। साथ में मैं भी चला गया। इंस्पेक्टर चार्ल्स ने एक ही में दरवाजा तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? अंदर रोजे खान, उसका एक साथी, पाकिस्तानी पिस्टल, दाहिने पैर का जूता और न जाने क्या क्या बरामद हुआ। उस दरमियान कुछ खास बात जो आपने देखी हो? जी मैडम, रोजे खान का राइट लेग का पुराना शू रखा हुआ, जो एक तरफ से घिसा हुआ था। पिस्टल पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। और हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे एक डायरी दिखाई थी जिसके एंड में कुछ मिशन जन्नत लिखा हुआ था। मिलॉर्ड, मिस्टर गोम्स इस मुकदमे के वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने दाहिने पैर के जूते की बरामदगी रोजे खान के कमरे में देखी, जबकि उसी का बायां जूता इंस्पेक्टर चार्ल्स को मौका वारदात पर यानी कि चावड़ी बाजार में मिलता है। कमरे में सब सामान के वक्त मिस्टर गोम्स वहां मौजूद थे और बतौर गवाह इनके दस्तखत भी हैं। एडवोकेट रफीक, आप मिस्टर गोम्स से अपने सवाल कर सकते हैं। मिस्टर गोम्स, ये बताएं घटना वाली तारीख को हफ्ते का कौन सा दिन था? सॉरी सर, वो वीक का डेट मुझे ठीक से याद नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा तो मिस्टर गोम्स सच बताइएगा, आप अपने जीजे से कितना और कैसे प्यार करते हैं? मैं होटल ट्रेड में हूँ, लेकिन कभी ड्रिंक नहीं किया और न कभी फॉल्स बोलता हूँ। जीजस मेरे सोल में है। मैं संडे को सुबह से शाम तक चर्च के प्रार्थना में शामिल रहता हूँ और फादर पिंटो का बताया हुआ काम भी करता हूँ। आप हॉलीडे किस दिन में? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे गवाह से फालतू सवाल पूछकर माननीय अदालत का समय नष्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तो बताइए, आपकी छुट्टी किस दिन होती है? ऑनर पीरियड है, संडे, कॉज। मिलॉर्ड, मैं यही जानना चाहता था कि मिस्टर गोम्स संडे को छुट्टी करते हैं और बड़े इत्तेफाक की बात है कि रोजे खान
गिरफ्तारी का दिन 30 नवंबर 1966 को संडे था। तो जब गवाह मौके पर मौजूद ही नहीं था, तो इनकी गवाही को सच कैसे माना जा सकता है? एडवोकेट सर, होटल के मालिक ने रूम नंबर 103 मुझे जॉब के एग्रीमेंट में फूड फैसिलिटी के साथ रहने को दिया था। डिनर से पहले मैं संडे को भी होटल पहुंच जाता था। मिलॉर्ड, केस एकदम साफ है। कोर्ट के सामने गिरफ्तारी, बरामदगी, पिस्टल, डायरी, आपत्तिजनक दस्तावेज और दाहिने पैर के जूते की जब्ती का होना साबित हो गया। मिलॉर्ड, द हिंदू अखबार में यह लिखा है कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला किट बैग होटल के कचरे में पाया गया। दरअसल उसी थैले में रोजे खान को तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाने के लिए पुलिस ने पाकिस्तान में एक पिस्टल, आपत्तिजनक दस्तावेज, दाहिने पैर का जूता कमरा नंबर 203 में दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब्त लिखवा दिए। ये सच है कि रोजे खान के दोनों पैर अनबैलेंस्ड है, जिस पर शरारती इंस्पेक्टर चांस की पैनी नजर पड़ गई और उसने एक जूता मौके वारदात पर तो दूसरा कमरा नंबर 203 में होना दिखा दिया। मिलॉर्ड, कानून केवल सबूतों और गवाहों पर ही चलता। एडवोकेट रफीक, क्या आपके पास अपनी बात साबित करने का सबूत है? आई एम सॉरी सर, सरकारी वकील की तरह मेरे पास सरकारी संस्थाओं का सहयोग नहीं है। लेकिन अगर अदालत केवल सबूतों को ही मानती है, तो मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा पैदा किए हुए नाजायज सबूतों को भी अदालत पहचाने। एडवोकेट रफीक, ये अदालत आपके मुकदमे में निहायत दिलचस्पी और हौसले की कद्र करती है, लेकिन आप अपना काम करें और अदालत को अपना काम करने दें। होम्स, अब आप जा सकते हैं। हुजूर, अब मैं सेक्शन 306 सीआरपीसी के तहत सरकारी गवाह जलालुद्दीन को बुलाना चाहता हूँ। जलालुद्दीन, हाजिर हो। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के जलालुद्दीन, तुम तिहाड़ जेल किस जुर्म में गए? जी नबी करीम में कहते हैं कि जलाली तुम हम गरीबों के सरताज हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दो, लेकिन धंधा ईमानदारी और शराब पर दो। बड़ी बेटी नूरी क्या ले जाती है आज? एक दिन हुमायूं का बेटा अपने 4 पप्पुओं के साथ उसे ऊपर नोट से उठा लिया। खबर मेरी कान को पहुंची। नूरी का दुपट्टा भी नहीं छुपाया साथ में कोई, मार मार के सबको पार्सल बना दिया। घड़ी में घंटा नहीं बजा था कि पुलिस आ गई और मैं सीधा तिहाड़ जेल। लेकिन जेल में क्या हुआ? साथी मैं तिहाड़ जेल की 16 नंबर बैरक में था। वहाँ एक बड़े जुर्म का कैदी था। मैंने सलाम किया, उसने गले लगा लिया। फिर एक फोटो दे दिया और बोला कौन का काम है, इसको चांदनी चौक पर ठहरा दो, ये अपना मेहमान है, इसकी मदद करो। बस इसी तरह इस पाकिस्तानी लौंडे से मुलाकात का रास्ता दे दिया। जलालुद्दीन, तुम्हारी रोजे खान से पहली मुलाकात कहाँ हुई? साथी बस उठने पर। इसने तुम्हें कैसे पहचाना? हाँ साथी, कोट कलर, मैं काले रंग की टी-शर्ट पर हरे रंग की पॉकेट लगा कर गया था। जलालुद्दीन, तुमने इसे चांदनी चौक के होटल में क्यों नहीं ठहराया? साथी क्या है, वहाँ पुलिस की नजर रहती है और कुछ डरपोक होटल हफ्ता भी देते हैं, इसलिए होटल इंपीरियल दरियागंज इसके लिए सेफ लोकेशन। तो इसका मतलब ये है कि तुम ये बात मानते हो कि रोजे खान एक खतरनाक आतंकवादी है? साथी ऐसी बात नहीं है, ये रोजे खान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, दुआएं मांगता है, लेकिन क्या? पैसे का बहुत बड़ा लालची है साथी। इसे मेरा अपना 100 रुपया नहीं दिया था। जलालुद्दीन, क्या तुम रोजे खान का मकसद जानते थे? साहब जी, अगर जानता होता तो इसके कान के नीचे से खून निकाल देता। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन। तो ठीक है जलालुद्दीन, अब फिर तुम इस अदालत को साफ-साफ बताओ कि इसने तुमसे क्या-क्या काम करवाए। साहब जी, इसने सामान की फेहरिस्त दी और वो मैं नबी करीम के मुस्तंडे शाह से मंगवाया। क्या तुम नहीं जानते थे कि वो विस्फोटक सामानों की लिस्ट थी? साहब जी, मैं पूरा तो नहीं मगर हाफ डाउट हो गया और मैंने इस कमीने रोजे खान से पूछा भी था, मगर अल्लाह का वास्ता देकर इसने मुझे धोखा दिया। कागज दिखाया और बोला कि अपने रिश्तेदारों से मिलने आया है। वादा माफ गवाह ने विस्फोटक सामान और इसके रहने का इंतजाम अनजाने में किया था। वो मुल्ला सेठ भी अब दुकान छोड़कर भाग गया है, जिसने डर से विस्फोटक सामान जलालुद्दीन के आदमियों को लाकर दिया। अच्छा तो जलालुद्दीन, ये बताओ कि 28 नवंबर 1966 को तुम्हारी रोजे खान से कितने बजे मुलाकात हुई? मैं सुबह नहा धोकर 11 बजे के करीब इसके कमरा नंबर 203 में था। साहब जी, बिल्कुल इंडियन ड्रेस में था। इसके जूते फीते वाले थे या बिना फीते वाले? मुझे अच्छी तरह याद है, इसके फीते पधे हुए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, मुल्जिम के पैरों में लेस
महल के चहल पहल देख कर ये रोजे खान और मैं खड़े हो। ब्रीफकेस रोजे खान के पैरों के बीच जमीन पर वही रखा हुआ था। तभी इसने मुझसे कहा कि जलालू सिगरेट खत्म हो गई है, तो वो तुम्हारे पीछे सिगरेट की दुकान है, जाओ वहीं से ले आ। मैं दुकान की तरफ पहुंच रहा, तभी देखा रोजे खान भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तभी सुहाग महल के सामने एक जोर का विस्फोट हुआ। मैंने रोजे खान को खाली हाथ भागते हुए देखा था अभी, और भगदड़ की वजह से इसके पैर का एक जूता वहीं पर गिर गया। Point to be noted, मेरा एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि रात में ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से इस आतंकवादी ने सुहाग महल नामक दुकान के सामने भीड़ में विस्फोट कर दिया। अब मैं माननीय अदालत से अपील करूंगी कि वो रोजे खान जैसे आतंकवादी को धारा 120(b), 121, 121(a), 122, 124 और 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा यानी कि सजाए मौत दे, ताकि पाकिस्तान वहां का इंटेलिजेंस दोबारा ऐसा सोचने की भी हिम्मत ना कर सके। और साथ ही अदालत पुलिस महकमे से पूछे कि मुलजिम से बरामद करते फोन नंबर, चेहरों के नाम और स्लीपिंग सेल का सारा बाला नष्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। That's all, मेरा। एडवोकेट रफी, आप गवाह से अपने सवाल कर सकते हैं। हाँ तो जलालुद्दीन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? नबी करीम पुरानी दिल्ली था, वहाँ का वही सलीम होटल की गली में। करते क्या हो? काम वाम तो मिलता नहीं है, और अगर पुलिस की नजर न लगे तो हफ्ता रेगुलर है साहब। जेल कितनी बार है? जी एक बार। तुम झूठ बोलते हो जलालुद्दीन। नबी करीम खाने में हिस्ट्री सीटर हो तुम। पहले मासूमों को लड़वाना, फिर उनका हमदर्द बनकर उनसे पैसे वसूलना तुम्हारा पेशा है। दस्सा, ये है खाने की रिपोर्ट जो बताती है कि हिस्ट्री सीटर। हाँ तो जलालुद्दीन, क्या तुम नहीं जानते कि किसी भी विदेशी को होटल में ठहराने पर नजदीक के पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म करना पड़ता है? साहब जी को तो होटल पर ड्यूटी है, और कौन मुझे जानता भी है। फर्स्ट टाइम इसने मेरे माथे पर कमीनेपन का दाग लगा दिया। रोजे खान अपने जूते के फीते को काट मारकर एक गोला बनाता है या दो? सोच कर जवाब देना। रोजे खान अपने जूते के फीते को पैर के ऊपर ले जाकर एक काट मारता है। एडवोकेट रफी, आप अदालत को क्या समझाना चाहते हैं? हुजूर, मैं माननीय अदालत को साबित करना चाहता हूँ कि रोजे खान, जिसका बायां पैर 7 नंबर का है और दाहिना पैर 7.5 का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कोई भी कंपनी 7.5 नंबर का जूता नहीं बनाती। इसलिए मजबूर होकर रोजे खान 8 नंबर का जूता पहनता है। फीते लंबे रखता है ताकि वो अपने जूते के फीते को टखने के ऊपर से कस कर बांध सके। तो मौका वारदात पर इस आदमी का जूता गिरना नामुमकिन है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मेरा। मुलजिम के जूते का फीता टूट गया था, इसलिए वो मौका वारदात पर गिर गया। हुजूर, अगर गौर करें तो विस्फोट 28 तारीख को होता है, गिरफ्तारी और बरामदगी 30 नवंबर को, यानी कि तीसरे दिन। गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस पर विपक्ष का दबाव भी होता है। 29 नवंबर को जल्दबाजी में आकर गृह मंत्री सबूतों की जानकारी देते हैं। केस डायरी में जूतों की बरामदगी तो है, लेकिन जूते का सोल विपरीत दिशा में घिसा हुआ है, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है कि घटनास्थल पर जो जूता मिला वो मुस्लिम रोजे खान का ही था, या दिल्ली पुलिस ने एक जूता घटनास्थल पर तो दूसरा होटल में बरामद कर मुस्लिम के खिलाफ साजिश की। हाँ तो जलालुद्दीन, तुम हिंदुस्तान के बाहर कहाँ गए? मैं कहाँ जाऊंगा साहब जी? तुम झूठ बोलते हो जलालुद्दीन। तुम दुबई और पाकिस्तान गए हो। मिलॉर्ड, LIU की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलालुद्दीन पाकिस्तान आता जाता रहता है, जो एक ISI एजेंट है जो चंद रुपयों के लिए पाकिस्तान के हाथों बिका हुआ है। ये एक हिस्ट्री शीटर है और क्राइम इसका पेशा है। मैं कह सकता हूँ कि जलालुद्दीन हमारे चंद बिकाऊ पुलिस अफसरों के हाथों की कठपुतली है। दरअसल चावड़ी बाजार में विस्फोट करने वाला मुस्लिम रोजे खान नहीं, जलालुद्दीन खुद है। मिलॉर्ड, ये ISI एजेंट बच निकलने में कामयाब हो रहा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, LIU की रिपोर्ट ये साबित करने में नाकाम है कि जलालुद्दीन कोई आतंकवादी है। हाँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति का जरूर है, लेकिन मेरे काबिल वकील ने इसे साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। मिलॉर्ड, रोजे खान न सिर्फ एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, बल्कि घटनाएं, विस्फोट और विनाश इसका उद्देश्य है, जिसे ये कोड लैंग्वेज में मिशन जन्नत के नाम से। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। झूठे इल्जामों का गवाह बना दिया है। जज साहब, मुझे इस जिंदगी से निजात दिला दीजिए।
रोजे खान, हिम्मत मत हारो। अदालत का फैसला सबूतों, गवाहों और जिन्हा से तय होता है। मुझे अदालत से आने वाले फैसले से कोई नाटक नहीं। अदालत से बड़ी एक और अदालत होती है जिसे सब पता है। एडवोकेट अफरीन, आपको गवाह से कुछ और सवाल करने? जी, आप जा सकते हैं। आपको मुलजिम के बचाव के पक्ष में कुछ और कहना है? जज साहब, मेरे पास ना ही कोई सरकारी महकमा, ना ही तफ्तीश में पुलिस की कोई मदद। मैं अपने बहस के आखिरी लम्हों में ये कहना चाहूंगा कि मुलजिम की उम्र, उसका चुप रहना, अदालत से अपने लिए फांसी मांगना, ये बताता है कि मुलजिम के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुलजिम को कम से कम जिंदा रहने का हक जरूर दें। मिलॉर्ड, उम्र कैद ये बड़ा इंसाफ होगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मिलॉर्ड, विपक्षी वकील सबूतों और गवाहों के बिना मुलजिम को बेगुनाह साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि माननीय अदालत रोजे खान जैसे आतंकवादी को सख्त से सख्त सजा, यानी कि सजाए मौत से कम कुछ भी ना देगी। That's all. ये अदालत सरकारी वकीलों, बचाव पक्षी वकील की दलील सुनने के बाद मुलजिम रोजे खान को मिशन जन्नत के मुतालिक बयान पेश करने का हुक्म देती है ताकि आतंकवाद के षड्यंत्र का खुलासा हो सके। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे फांसी दे दी। मैं बंदूक कर नहीं मरना चाहता। मैं इंसानों की बंदूक छोड़कर अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। रोजे खान, माननीय अदालत ने तुम्हें सच्चाई बयान करने का मौका दिया है। तुम्हारा चुप रहना अदालत की तौहीन होगी। ये सच है कि मैं कराची, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरा असली नाम भी रोजे खान ही है। सन 46 के किसी बदकिस्मत महीने में पैदा होता हूँ मैं। इसी दिन माँ का आंचल किसी से छिन जाता है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान महात्मा गांधी की क़यादत में आजादी के लिए छटपटा रहा था और मैं मेरी जान बचाने के लिए कराची की गलियों में एड़ी चोटी का जोर लगाए। हमारे अपने रिश्तेदारों और मजहब में कोई ऐसी औरत न मिली जो मेरी जान बचा सकती। तभी ढाई अम्मा ने कहा, एक हिंदू औरत हाजिर है। एक बार फूफी अम्मा ने बताया कि उस हिंदू मोहतरमा ने दाई अम्मा से कहा था, मैं इंसान हूँ, मैं हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं जानती। और उसने मेरी जिंदगी फूफी अम्मा ने ही मेरी परवरिश, क्योंकि वालिद साहब सियासी मसलों में थे। कुछ सालों से पता नहीं वो किस क्रम में भीतर ही भीतर घूमते जा रहे हैं। 3 साल पहले फूफी अम्मा का साया गिर गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने बताया था कि मेरी माँ के पैरों की जन्नत एक हिंदू औरत के पास मौजूद है जो बंटवारे के बाद दिल्ली चली आई। उनकी अम्मा ने कहा था, कभी हो सके तो उस अजीम औरत के दीदार जरूर करिए, मगर उसे अपने बदले के बारे में मत बताना। ऐसा क्यों कहा था पता नहीं। इसका राज अपने सीने में छुपाए दुनिया से जिंदगी देने वाली अपनी माँ को जन्नत को पानी से सुबह शाम दिन रात, बस शर्लॉक होम्स की डिटेक्टिव नॉवेल का ये फैन अपनी डायरी में खूबसूरत रंगों के बीच मिशन जन्नत लिख देता है। 200 रुपए में बॉर्डर पास कराने वाले दोनों तरफ मौजूद है। तो मैं बॉर्डर
ये सच है, मैं फ्लैट फुटर भी हूँ और नापनी भी। और ये भी सच है कि मैंने चलानी की को अदालत से मंजूरी दी। ये जूते मेरे जरूर हैं, लेकिन मैं चावड़ी बाजार कभी नहीं है। होटल के रजिस्टर में हिंदुस्तान इसलिए लिख दिया कि मैं बंटवारे के लिए राजी नहीं। जन्नत को पाने की ख्वाहिश बदकिस्मती से जेल भेज दिया। ये क्या हुआ? हुजूर, ये रिश्तों का तकाजा है। मुल्क तकसीम हो गया, लोग बट गए। मजहब के नाम पर चंद नामचीन लोगों ने मौके का फायदा उठाया। तो सरहदों पर लकीरें खिंच गईं, रिश्ते गुलाम हो गए। भारतीय रोजे खान को जंग तो नहीं देती, लेकिन अपने खुलूस और मोहब्बत से इंसानी हक अदा करते हुए उस जरूरतमंद मुहे बच्चे को अपने आंचल से सीखती। चंदन और रोजे खान दूध शरीके भाई हैं। भारतीय सेठ चमनलाल की पत्नी है। उनके शौहर का कत्ल मेरे ही आंखों के सामने सन 1947 में रोजे खान के वालिद सोहराब ने किया था। मैं भारती को हमलावरों से बचाता हुआ दिल्ली ले आता हूँ। देखने में संगदिल औरत भारती के पीछे मरियम और यशोदा जैसी एक रहमदिल शख्सियत है। एडवोकेट भारती, आपको अपने बयान में कुछ कहना है? जज साहब, ये सच है कि मुझे एक गुदमुहे बच्चे की जिंदगी बचाने का महान अवसर मिला था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुल्जिम ही वो बच्चा था। हो सकता है कराची का निवासी होने के कारण इसे किसी तरह इस वाकये का पता चल गया और ये मिशन जन्नत की जज्बाती कहानी गढ़कर अपनी आतंकवादी करतूतों पर पर्दा डालना चाहता। लॉर्ड, अगर ये वही बच्चा है तो इसकी रगों में मेरा ही खून है। ये भी चंदन की तरह मेरी अपनी औलाद है, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत है कि इसने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। भावना मेरे खून से बढ़कर मेरा देश है, इसलिए मुल्जिम को उचित सजा मिलना जरूरी है। मैं अभी माननीय अदालत से रोजे खान जैसे आतंकवादी के लिए फांसी की सजा की मांग करती हूँ। महीनों की लगातार मशक्कत के बाद इस मुकदमे में अदालत फैसले तक पहुंच चुकी है। तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखकर यह अदालत ताजराद हिंद दफा 120B, 121, 121A, 122, 124 और 302 के तहत सरकारी वकील भारती के आरोप और अपील से सहमत है। तो ये अदालत मुल्जिम रोजे खान को फांसी की सजा देती है। To be hanged till death. नींद नहीं आ रही माधव, मुझे नींद नहीं आ रही। माधव, मुझे एक गिलास ठंडा पानी लाकर दे दो। किसका फोन है माधव? माधव, किसका फोन है? सुनते क्यों नहीं?
तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब को फोन कर दो। नहीं माधव, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी कुछ बेचैनी जरूर है। साहेब, आप तो हफ्ते से छुट्टी पर हैं। अगर अकेले थोड़े थोड़े तो ऐसा ही होगा ना। आप कचहरी जाना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। भीख में भी मेरी कोई खोज खबर नहीं थी। उसे तो मुझसे नफरत ही हो गई होगी। पता नहीं उसे की फांसी के लिए कौन सा दिन मुकर्रर हुआ है। इतनी रात है, कौन आ गया? पहले पूछो कौन है? कौन है? माधव, मैं रफीक। ये भी कभी आपकी बहुत करीब की रही। क्या हुआ? इतनी रात कैसे आना हुआ? बताता हूँ, बस सब 15 दिन से घर पर पड़ी, तुमसे एक फोन तक ना हो सका। तुम केस हार गए, तुम मुझसे रूठ गए। मैं क्या करूं? मैं किससे रूठ जाऊं? जो माँ खुद अपने बच्चे को फांसी दिलाने पर मजबूर हो जाए, वो क्या करे रफी? जिसका अपना बच्चा आतंकवादी निकल आए, वो क्या करे रफी? वो क्या करे? मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ आपा। मैंने 15 दिन तुम्हें फोन नहीं किया, लेकिन इन 15 दिनों में इसी कोशिश में लगा रहा कि कैसे तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकूं। खुदा ने मुझ पर ऐसी मेहरबानी की कि मुझे उन सबूतों और गवाहों तक पहुंचा दिया जो तुम्हारी तकलीफ दूर करने का सबब बन गए, जिनके बिना पर मैंने रोजे खान के लिए मर्सी अपील की और आज उसे फांसी की सजा से बाइज्जत बरी करा दिया। क्या रोजे बेगुनाह है? कैसे पता चला? मुझे रोजे की बेगुनाही पर पूरा यकीन था। पता नहीं क्यों सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष का ध्यान विस्फोट में घायल शिवनाथ की ओर क्यों नहीं गया। विस्फोट से संबंधित उसके बयान लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई। मैं कानूनी तैयारियों के साथ शिवनाथ का बयान लेने हॉस्पिटल पहुंचा, मगर वो बयान देने की हालत में था ही नहीं। 3 दिन के बाद जब उसे होश आया तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने मुझे तुरंत सूचना भेजी कि शिवनाथ खुद ही मृत्युपूर्ण बयान देना चाहता है। पापा, शिवनाथ ने पुलिस और डॉक्टर के सामने बयान दिया कि वो विस्फोट उसने खुद किया है। क्या शिवनाथ ने? हजारों हिंदुओं की वहशियाना हत्या, उनकी इज्जत आबरू, घर जायदाद की लूटपाट उसने अपनी आंखों से देखा था। घायल होते होते वो किसी तरह भारत आने में कामयाब हो गया, मगर जिस रेल से वो भारत पहुंचा वो हिंदुओं की लाशों से भरी रही थी। सब सोच सोच करके उसकी आत्मा रह रहकर सिहर उठती, बदले की आग में वो पागल हो गया। ये आग उसके भीतर इतनी ज्यादा भड़कती रही कि उसी का ये नतीजा है कि पहला और आखिरी विस्फोट हुआ उसके हाथों। पापा, शिवराज के बयान से बेगुनाह रोजे खान आज बाइज्जत बरी हो गया है। तुम मेरे लिए भाई नहीं, भगवान हो गए। तुमने मेरे बेगुनाह बच्चे की जिंदगी बचा दी। इस खुशी के मौके पर रोया नहीं करती। बहन कहा आपने? राधा, तुम राधा ही हो ना? मैं ही स्वर्गीय शिवनाथ की पत्नी राधा। रोजे खान को इंसाफ दिलाने में इनकी गवाही भी काम आई। आपका बेटा कभी-कभी मेरे घर आया करता था। तुम्हारे घर? उसने तो कभी नहीं बताया। शिवनाथ की जान में सुना खाना चंदन भी फंस गया था। शिवनाथ को शस्त्रों की पूजा किया करते थे। शिवनाथ एक बार मुझे समझाने की कोशिश की कि कम से कम इस मासूम को तो महसूस था। लेकिन शिवनाथ मुझे मारते पीटते थे। तुम
तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? शिवनाथ का डर मुझे जिंदगी भर परेशान करता है। लेकिन अब मैं सब बता सकती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है 28 नवंबर की वो मनहूस सुबह शिवनाथ का फोन आके घर आया। चंदन ने ही फोन उठाया। उसने कहा 12:30 से 1 के बीच चावड़ी बाजार के सुहाग महल के पास मिलो। मुसलमानों की बहुत सी दुकानें हैं वहाँ। आज एक बड़ा महोत्सव होगा। मैंने कहा ऐसा अनर्थ मत करो। ऐसा तो आज तक किसी ने न देखा सुना और न ही किया। इस तरह से तो बदला लेना हमारे खून में है ही नहीं। शिवनाथ गुस्से से पागल हो गया। बोला इसीलिए आज तक हम लोग जुल्मों का शिकार होते रहे। इसीलिए पाकिस्तान ने बंटवारे से सबक लेने की बजाय हम पर हमला किया। इसीलिए वो हमें भीतर ही भीतर खोखला करने के तमाम खौफनाक तरीके अपनाने लगा है। और इसीलिए वहाँ और यहाँ की मुस्लिम आवाम के दिलों में जहर घोलने का काम कर रहा है। मैं मार खाती रही, चिल्लाती रही कि इस तरह से तो बात और बिगड़ जाएगी। इस नई उम्र के बच्चे को तो इस बदले की आग में मत झोंको। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? टेलीफोन डायरेक्टरी में आपका नंबर ढूंढवाने में देर हो गई और आप अदालत जा चुकी थी। रेडियो में विस्फोट की खबर आ गई। और हो चुकी। इंसान की जिंदगी में किस्मत बड़े खेल है। हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और जो नहीं करना चाहते वही कर बैठते। बेहतर तो ये होगा कि बीच में अंधेरे में से ही रोशनी की नई किरण लेकर आगे का सफर तय किया जाए। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बचा दी। मेरे लिए रोज़े ही चंदन है। बचपन का पिछला रोज है। अब हर पल मेरी आंखों के सामने रहेगा। रोजे फांसी की सजा से तो जरूर बरी हो गया, मगर उसे 3 दिन के भीतर भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना। अदालत का फैसला है कि रोजे पाकिस्तानी नागरिक है और वो गलत तरीके से भारत आया हुआ है। उसकी उम्र, इंसानी मोहब्बत और पड़ोसी मुल्क से रिश्तों को देखते हुए उसने इस जुर्म की सजा माफ कर दी है। मगर यह आदेश दिया गया है कि उसे 3 दिन के भीतर भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना है। कल तक वो न्यायिक हिरासत में रहेगा और परसों उसे पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले कर दिया जाएगा। मेरा मिशन जन्नत पूरा हो गया है। उसी की आखिरी लाइन में लिख रहा था। तेरा दिल इतना बड़ा है रे, तुझे उस माँ से नफरत नहीं हुई जिसकी वजह से उसके बेगुनाह बच्चे को फांसी की सजा हो गई। कानून को सबूतों और गवाहों की देखता सुनता है। इस पर तुम्हारी क्या गलती?
तुम्हारे पास जो सबूत और गवाह थे वो मुझे गुनाहगार कहलाते थे। तुम्हारी जैसी वकील की जिरा से मुझे फांसी तो मिली थी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे फांसी का कोई अफसोस नहीं हुआ। मेरी जन्नत मिल चुकी थी, इसे उसकी जन्नत मिल चुकी थी। मौत से कैसा है? तो इंसान नहीं फरिश्ता है। अगर तुझे फांसी हो जाती तो भगवान मुझे नरक में भी ठौर न देता। अगर शिवराज को बयान और राधा की गवाही न मिलती तो क्या होता? अगर शिवराज भी विस्फोट में मारा जाता तब क्या होता? एक माँ के हाथों उसके बेगुनाह बच्चे की हत्या हो जाती। सच्चाई और न्याय की रक्षा करने वाली वकील आज कानून को अंधा बना देती। आज मेरी आत्मा कांप रही है। झूठे सुनने और झूठे गवाहों ने ना जाने आज तक कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ा दी होगी। आखिर क्यों पुलिस और व्यवस्था कानून की आड़ में किसी बेगुनाह की जान लेने पर उतारू हो जाती है? कानून के माथे से अंधा होने का कलंक कैसे मिटाया जा सकेगा? मेरे बच्चे, हम जैसे अपराधियों को सजा कौन देगा? इंसाफ और कानून से जुड़े तुम्हारे सवालों का जवाब देने की मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में मैं ये जान गया हूँ कि अदालतों में बेगुनाह को गुनाहगार साबित करना और गुनाहगार को बरी कराने की बहस चलती रहती है। दो वकीलों में एक तो गलत होता ही है। ऐसा क्यों होता है? इसका अल्लाह बड़ा कारसाज है माँ। उसने इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इंसानी मोहब्बत के आसमान पर ऊंची परवाज़ की। उससे मेरा रूहानी रिश्ता बनाया माँ। मगर हमारा ये रिश्ता मजहब का, मुल्क की सरहदों का, कानून का, मुल्कों के निजाम का और दुनियावी रवायतों का गुलाम। रोसे, मेरे लाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भारत की नागरिकता ले ले? मैं कोशिश करूंगा माँ। फिलहाल तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं खुदा से दुआ करूंगा अगर वो पुनर्जन्म का कोई निजाम बनाए तो मुझे तेरी कोख से ही अगला जन्म, जिससे तुम्हारा मेरा ये गुलाम रिश्ता आजाद हो जाए माँ।